कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर ही है। आप मुझे बार बार कोर्ट में क्यों बुला रहे हैं? अब तो 30 साल हो चुके हैं। मैं दादी बन गई हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। हमारे भी परिवार हैं, हम उन्हें क्या बताएं? उसने जज, वकीलों और कोर्ट में मौजूद आरोपियों पर चिल्लाते हुए कहा। कोर्ट परिसर में अब सन्नाटा छा चुका था। ये शब्द थे उस रेप पीड़िता की जो रेप होने के 30 साल बाद भी न्याय के लिए पॉस्को कोर्ट के चक्कर लगा रही थी। पॉस्को कोर्ट का ये सीन दिसंबर 2021 का है और न्याय के लिए गुहार लगा रही ये महिला 90 के दशक में अजमेर शहर में हुए गैंगरेप की एक पीड़िता है। पहचान उजागर न हो इसलिए हम किसी भी पीड़िता का असली नाम नहीं लेंगे। इस कोर्ट रूम परिसर की घटना के कुछ समय बाद यानी 20 अगस्त 2024 को पॉस्को कोर्ट ने अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इस केस में कुल 18 आरोपी थे। इनमें से 9 आरोपियों को सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है। किसी जमाने में राजस्थान वह जगह होती थी जहां अपनी आबरू पर आंच आने पर महिलाएं जौहर कर लिया करती थीं, पर शायद सही से आज किसी ने कलयुग की संज्ञा दे दी है। राजस्थान के ही पवित्र शहर अजमेर में 90 के दशक में कुछ राजनीतिक और आर्थिक रूप से ताकतवर परिवार के लड़कों ने 100 से ज्यादा स्कूली बच्चियों के साथ गैंग रेप किया। कुछ मीडिया हाउसेज ने यह भी बताया कि इन लड़कियों की संख्या 250 तक है, पर सच्चाई में आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा भयानक है। अजमेर में होने वाले गैंगरेप इस स्तर तक पहुंच गए थे कि अजमेर की लड़कियों से लोग शादी करने से कतराने लगे थे और अगर करनी भी पड़े तो शादी करने से पहले वह यह तहकीकात करते थे कि कहीं लड़की के साथ भी ऐसा कोई गैंगरेप ना हुआ हो। ये रहा हमारी होने वाली बहू का फोटो। छोटे ये पता करके बताओ कि कहीं हमारे होने वाली बहू का बलात्कार तो नहीं हुआ है। तो कौन थे वे रसूखदार लोग जो इन घटनाओं के जिम्मेदार थे और यह कैसा समाज था जो 2 लड़के लड़कियों का अगर बात करता देख भी ले तो पूरे मोहल्ले को खबर हो जाती थी, पर यहां अनगिनत लड़कियों के साथ गैंगरेप हो रहा था और किसी को खबर भी ना लगी। क्या हुआ ऐसे में उस जिम्मेदार पुलिस का, प्रशासन का, नेताओं का जो संविधान की शपथ लेते हैं कमजोर की रक्षा करने की, कानून की इस देवी को भी क्या हुआ जिसका नाम लेने से पहले हम माननीय लगाना नहीं भूलते, कभी माननीय उच्च न्यायालय तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार क्रम से, जिसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि कौन कहां तक और किस हद तक जिम्मेदार है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल शोर में। कभी सूख जाता था आंगन उसकी विदाई के दिन, बाबुल ने सब कुछ किया था उसके लिए हर एक दिन, पर क्यों गुम हो गई सांसें उसकी इन गलियों में आज, उसकी ख्वाहिशों में क्यों है अब हादसों का ये जाल। अजमेर शहर आज भारत का सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही नहीं है, पर भारत की गंगा जमुनी तहजीब का एक आदर्श उदाहरण भी कभी माना जाता था। दुनिया भर से आने वाले लोग जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में चादर चढ़ाते हैं तब ब्रह्मा जी के मंदिर में सिर झुकाना भी नहीं भूलते। आज भी इसकी गलियों में पृथ्वीराज चौहान और उनकी कुल की महान गाथाएं गूंजती हैं, पर धीरे धीरे इन गलियों में कुछ सुगबगाहट होने लगी थी। भले ही आवाजें दबी हुई थीं, पर सुनाई सबको दे रही थी। बार बार नाम निकलकर आ रहा था चिश्ती परिवार का। ये वही चिश्ती परिवार है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की हमेशा से खिदमत करता आ रहा है। इस समय राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और भारत की राजनीति में भी 1990 में राजनीतिक उथल पुथल का माहौल था। भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 25 सितंबर 1990 के दिन गुजरात के सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत भी की थी। रोज लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा कर देश का एक बड़ा जन सैलाब अपने साथ कर चुका था। रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या में खत्म होनी थी और इस दौरान देश के कई हिस्सों में धार्मिक उन्माद की परिस्थितियां भी उत्पन्न हो गईं। इसका निश्चित रूप से प्रभाव राजस्थान की राजनीति और प्रशासन दोनों पर पड़ा। अजमेर में भी लगभग इसी समय 1990 से 92 के दौरान ऐसा कुछ घट रहा था जो अजमेर के सामाजिक ताने बाने पर हमेशा के लिए एक बदनुमा दाग बनकर रह गया। मई 1992 में यहाँ के स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति अखबार में पत्रकार संतोष गुप्ता की खबर ने भूचाल सा ला दिया। खबर में स्कूली छात्राओं के न्यूड फोटोज क्लिक करके उन्हें ब्लैकमेल और गैंगरेप किए जाने का जिक्र था और इस खबर का शीर्षक था बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार। खबर जैसे ही पाठकों तक पहुंची उसने लोगों को
झकझोर कर रख दिया। इसके बाद क्या था, क्या नेता, क्या पुलिस, क्या प्रशासन, सबके सब सहमे से रह गए। यह कैसे हो गया, कौन है ये करने वाले लोग, किसके साथ ये हुआ और अब क्या किया जाए। न जाने कितने प्रश्न थे सभी के जहन में और उत्तर इस समय किसी के पास नहीं था। वो जमाना भले ही सोशल मीडिया का नहीं था, पर इस खबर ने आग में घी डालने का काम किया। हालांकि मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने इस मामले को गंभीरता से लिया, पर पुलिस को कार्रवाई करने में देर हो रही थी और आरोपियों को सबूत मिटाने का मौका भी मिल रहा था। अखबार में खबर को छपे 15 दिन बीत चुके थे और कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। इधर दैनिक नवज्योति के पत्रकार संतोष गुप्ता केस से जुड़ी एक नई रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे थे। उन्होंने अपनी दूसरी खबर में लड़कियों की वो फोटोज भी पब्लिश कर दी जिनके आधार पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस ब्लैकमेल और गैंगरेप कांड का खुलासा अजमेर की भरोसा कलर लैब से हुआ। इस कलर लैब के पास स्थानीय पत्रकार संतोष गुप्ता खड़े थे एक दिन, जब उन्होंने देखा कि एक आदमी ने नेगेटिव के बदले फोटो प्रिंट कराने के बदले में बहुत सारे पैसे दिए हैं। इस लैब में संतोष गुप्ता का एक पहचान वाला आदमी भी काम करता था। तो संतोष गुप्ता ने उससे इसका कारण जानने की कोशिश की और संतोष गुप्ता के जिद करने पर उस आदमी ने पूरी कहानी समझाई और फोटोज भी साझा की। इसे पर्दाफाश हुआ अजमेर में चल रहे उस घिनौने सच का, जिसमें अखबार में छपने के बाद पूरे शहर की हवा ही बदल कर रख दी। अजमेर में यूथ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष फारूक चिश्ती, उसका साथी नफीस चिश्ती, उसके गुर्गे स्कूल कॉलेज की लड़कियों को पार्टी के नाम पर फाय सागर में स्थित इस फार्म हाउस पर बुलाते थे। यह फार्म हाउस फारूक चिश्ती के नाम पर था, जहां ये सभी मिलकर इन लड़कियों के साथ गैंग रेप किया करते थे। इस गैंग रेप के दौरान ये लोग लड़कियों के अश्लील फोटो खींच लिया करते थे और इन फोटोज को आधार बनाकर उन्हें दूसरी लड़कियों को लाने को कहा जाता था। और अगर ये लड़कियां मना करती थी तो उनसे कहा जाता था कि उनके फोटोज को लीक कर दिया जाएगा। संतोष गुप्ता की खबर के बाद इनका भांडा अब फूट चुका था और उसके बाद अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सारे वकील एसपी और कलेक्टर के पास पहुंचकर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। यहां हम आपको बताते चलें कि जिला पुलिस को यह अच्छे से पता था कि पीड़िताओं के सामने आए बिना यदि किसी भी आरोपी पर हाथ डाला गया तो अजमेर में शांति बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। अब पत्रकार संतोष गुप्ता इससे संबंधित तीसरी खबर प्रकाशित कर चुके थे, जिसका शीर्षक था सीआईडी ने 5 माह पहले ही इसकी सूचना दे दी थी। अब प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा था और चौथी खबर प्रकाशित हुई कि प्रदेश के गृह मंत्री ने 1.5 महीने पहले ही फोटोज को देख लिया था। इसके छपने के बाद अजमेर शहर की जनता सड़कों पर उतर आई और अजमेर बंद का ऐलान कर दिया गया। इसका स्थानीय प्रशासन पर भारी दबाव पड़ा। अजमेर और राजस्थान में बहुत सारे संगठन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अब सक्रिय हो गए थे। मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली लड़कों द्वारा हिंदू लड़कियों के साथ किए जा रहे गैंगरेप ने अब राजनीतिक रूप ले लिया था। इस समय भारत के भीतर भी कई सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहे थे। केबल टीवी के प्रभाव से युवा पीढ़ी पाश्चात्य जगत के आकर्षण में ढल रही थी। धीरे धीरे ही सही, पर शिक्षा, संस्कार और मर्यादाएं कहीं गुम होती जा रही थी। शासन प्रशासन से जुड़े लोग हों या गैर कानूनी कामों में लिप्त लोग, इनमें से बहुत सारे तो हम प्याला बनते जा रहे थे। जुआ सट्टा खिलाने वाले लोग हों या ड्रग्स का धंधा करने वाले लोग, इन्हें कई जगह तो पुलिस का संरक्षण भी प्राप्त था और भारत की राजनीति में बाहुबलियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा था। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी। ये अगर सामाजिक पतन का दौर नहीं था तो फिसलन का दौर जरूर था। इस खबर के राजनीतिक और धार्मिक रंग लेने के बाद विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बजरंग दल जैसे संगठन बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस समय अजमेर में वकीलों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, नहीं तो स्थिति एक बड़े सांप्रदायिक दंगे का रूप भी ले सकती थी। अजमेर बार एसोसिएशन ने मीटिंग की और शहर के बिगड़ते हालात का हल निकालने की कोशिश की। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने तत्कालीन अजमेर जिला कलेक्टर अदिति मेहता से मुलाकात की और पुलिस अधीक्षक एमएन धवन की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया कि जिन आरोपियों को पहचाना जा चुका है उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाला जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा बनाया गया था। इस कानून के तहत अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो सरकार उसे गिरफ्तार कर सकती थी।
अजमेर जिला पुलिस ने बहुत दबाव पड़ने पर थोड़ी सक्रियता तो दिखाई, पर तत्कालीन पुलिस डीएसपी हरिप्रसाद शर्मा को मौखिक का आदेश देकर इस पूरे मामले की गोपनीय जांच करने के लिए कह दिया गया। हालांकि बात रासुका के तहत गिरफ्तार करने की हुई थी, पर पुलिस ने यह नहीं किया। हालांकि उस समय अगर रासुका के तहत आरोपियों को गिरफ्तार करके निष्पक्ष जांच की जाती तो शायद पीड़ितों का न्याय के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। पुलिस की गोपनीय जांच में हुए खुलासे के बाद तो स्थानीय प्रशासन के हाथ पैर ही फूल गए। जिला पुलिस ने ना ही मामले का खुलासा किया और ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि अब यह कवायद शुरू हो गई कि पूरे घटनाक्रम को किसी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। तत्कालीन पुलिस आईजी ओमेंद्र भारद्वाज ने उसी समय बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि मामला वैसा नहीं है जैसा प्रचारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल की लड़कियों को ब्लैकमेल नहीं किया गया, बल्कि जिन 4 लड़कियों के फोटोज मिले हैं उनका कैरेक्टर ही खराब है। आईजी ओमेंद्र भारद्वाज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समूचे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन दिखाई देने लगा। जनता का गुस्सा उबाल पर था और अब राजस्थान सरकार को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब राजस्थान की भाजपा सरकार पर प्रकरण को लेकर भारी दबाव बनने लगा था। तत्कालीन कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, डॉक्टर रघु शर्मा स्कूली छात्राओं के साथ हुई इस जाति की निंदा करते हुए अपराधियों को सजा देने की मांग कर रहे थे। अब कांग्रेस नेताओं ने प्रकरण की जांच सीआईडी से कराने का दबाव भी बनाया। आखिर 30 मई 1992 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने मामला सीआईडी के हाथों में सौंप दिया। अभी तक अजमेर पुलिस ने एफआईआर तो रजिस्टर नहीं की थी, पर जैसे ही अजमेर पुलिस को इन केस को सीआईडी को सौंपे जाने की खबर मिली, उसने डीएसपी हरिप्रसाद शर्मा के हाथों एक सादा कागज पर प्राथमिकी दर्ज करा ली। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस प्राथमिकी में हरिप्रसाद शर्मा ने लिखा था कि अजमेर में स्कूली छात्राओं को किसी तरह अपने जाल में फंसाकर उनके अश्लील फोटो खींचे गए और उन्हें इन फोटोज के आधार पर ब्लैकमेल भी किया गया और उनका यौन शोषण हुआ। साथ ही उन पर अन्य लड़कियों को लेकर आने का दबाव भी बनाया गया था इस केस में। आगे इस रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक रूप से प्रभावशाली युवा शामिल हैं इसमें। फोटो के आधार पर रिसर्च टीम ने 2-3 पीड़िताओं की पहचान होने का जिक्र भी किया और मामले की आगे जांच होने पर अपराधियों के नाम भी सामने आने की संभावना बताई। अब सीआईडी की तरफ से सीनियर आईपीएस एन के पटनी ने टीम के साथ अजमेर पहुंचे और 31 मई 1992 से जांच शुरू कर दी। जांच में इन लोगों के नाम निकलकर सामने आए। फारूक चिश्ती ये कांग्रेस यूथ विंग के जिलाध्यक्ष थे और खादिम चिश्ती परिवार से थे। नफीस चिश्ती ये कांग्रेस यूथ विंग के जिला उपाध्यक्ष थे और चिश्ती परिवार से ही थे। अनवर चिश्ती जो कांग्रेस यूथ विंग के जिला सचिव थे और चिश्ती परिवार के थे। इसके बाद अलमास महाराज ये पूर्व कांग्रेस विधायक के नजदीकी रिश्तेदार थे। इनके अलावा इशरत अली, इकबाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीर अहमद उर्फ टार्जन, परवेज अंसारी, मोहिबुल्ला उर्फ मैराडोना, कैलाश सोनी, महेश लोधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन बेसाली, हरीश तोलानी, इन 17 लोगों के नाम निकलकर सामने आए। इनमें हरीश तोलानी अजमेर की भरोसा कलर लैब का मैनेजर हुआ करता था। इसी लैब से नफीस चिश्ती और सोहेल गनी स्कूल की छात्राओं की यौन शोषण वाली फोटोज को डेवलप करवाते थे। इस भरोसा कलर लैब का मालिक घनश्याम भूरानी था। चूंकि अपराधियों के साथ इसका विवाद हुआ था, इसलिए इस केस की परतें धीरे धीरे खुलने लगी थी। सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने सियासी दबाव में काम किया, वरना अगर सीआईडी भरोसा कलर लैब के मालिक और मैनेजर को सरकारी गवाह बना लेती तो यह केस जल्दी सॉल्व भी हो सकता था। इस केस में आरोपियों की राजनीतिक रसूख के चलते कोई भी आगे आकर गवाह बनने तैयार नहीं था। बड़ी समझाइश के बाद कुछ लड़कियों ने केस दर्ज करवाया। जिन लड़कियों ने केस दर्ज करवाया उसके आधार पर करीब 17 इन लोगों की पहचान हुई थी। अजमेर का ये बहुचर्चित केस जिला अदालत से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, कभी फास्ट ट्रैक कोर्ट और कभी पॉस्को कोर्ट के बीच में लंबे समय तक घूमता रहा। जिन 17 लड़कियों ने शुरू में अपना बयान दर्ज करवाया था, उनमें से ज्यादातर बाद में गवाही देने से मुकर गईं। इसमें इतना समय बीत चुका था कि इन लड़कियों को भी दोष देना ठीक नहीं होगा। इस मामले की अभी छानबीन चल ही रही थी कि यह भी निकल कर आया कि कई पीड़ित स्कूली बच्चियों ने आत्महत्या भी कर ली थी। कहीं आत्महत्या करने वाली लड़कियों की संख्या आधा दर्जन तो कहीं इनकी संख्या 1 दर्जन बताई गई। पीड़ितों की भी एक बड़ी संख्या थी, कहीं इनकी संख्या 100, कहीं 200, कहीं 250 बताई गई, परंतु पूरा सच आज तक किसी को नहीं पता है।
कहीं सामाजिक दबाव तो कहीं धमकियां मिलने की वजह से बहुत सारी लड़कियां निकलकर सामने ही नहीं आई। मात्र 16-17 लड़कियां ही केस रजिस्टर करने के लिए तैयार हुई थीं। आज इन सभी पीड़िताओं की उम्र 50 से अधिक हो चुकी है और पिछले 32 सालों में न्याय के नाम पर इन लड़कियों के साथ जो हुआ वह हमारे समाज पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। 1992 में आरोपियों पर कार्यवाही फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से की जानी चाहिए थी और इन्हें कठोर से कठोर सजाएं दी जानी थी। एक ऐसा उदाहरण पेश होना था कि दोबारा भारत में ऐसा कभी कोई करने की सोच भी ना सके। उस पुलिस आईजी ओमेंद्र भारद्वाज पर भी कार्रवाई की जानी थी, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि स्कूली छात्राओं का यौन शोषण तो हुआ ही नहीं और जिन लड़कियों के अश्लील फोटो पाए गए हैं उनका कैरेक्टर खराब था। जिम्मेदारी तय करते समय हमेशा खुद को बचाने के उद्देश्य से किसी न किसी को स्केपगोट बना ही दिया जाता है सिस्टम में। हो सकता है कि कभी हम अपनी पुलिस और कभी अपने नेताओं को दोष देते हों, क्योंकि दोष देना पुलिस और नेताओं को आसान भी है, क्योंकि उन्हें शायद यह सुनने की आदत भी हो चुकी है। परंतु हमारे कोर्ट्स में भी कई बार जजमेंट्स इस तरह के आते हैं जिन पर आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। जैसे राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी भवरी देवी, 1992 में उनके साथ गैंगरेप हुआ था और 1995 में जयपुर ट्रायल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वह सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। ट्रायल कोर्ट ने 5 आरोपियों को बरी करते हुए कहा था कि चूंकि आरोपी ऊंची जात के हैं इसलिए वह किसी नीची जाति की महिला का रेप नहीं कर सकते, क्योंकि नीची जाति की महिला अशुद्ध होती है। बताइए ट्रायल कोर्ट के माननीय जज साहब ने कितनी बढ़िया सीख दी है। इस फैसले के बाद क्या इस जज को भी आरोपी बनाना नहीं चाहिए था? इस तरह के सिस्टम से गुजरती है हमारे समाज में महिलाएं। इसलिए अजमेर रेप केस में जब ज्यादातर स्कूली छात्राएं गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं हुई तो मुझे पढ़कर आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर इस तरह के केसेस भारत में अपवाद नहीं है। भारत में हर साल लगभग 30 से 40 हजार रेप केसेस होते हैं और ये वो रेप केसेस हैं जो रजिस्टर होते हैं पुलिस के पास। और सच्चाई ये है कि अधिकतर रेप केसेस पुलिस थानों तक देश में पहुंचते ही नहीं है। परंतु अगर असली संख्या हम सिर्फ 30,000 या 40,000 भी मान लें तो भी भारत में प्रतिदिन 80 से 100 रेप हो रहे हैं और लगता है कि कम से कम रेप के मामले में तो भारत विश्व गुरु बन ही चुका है। 1998 में अजमेर सेशन कोर्ट में 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इन 8 में से 4 आरोपियों को बरी कर दिया था। बचे 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा को 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने घटाकर 10 साल कर दिया। 1992 के 32 साल बाद पॉस्को कोर्ट ने इन 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 अगस्त 2024 को पॉस्को कोर्ट के माध्यम से जिन 6 आरोपियों को सजा सुनाई गई वे हैं नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर। इन सभी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इन सभी आरोपियों में से एक आरोपी अलमास महाराज आज भी फरार है। कोर्ट उसे पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुका है। प्रकरण के 32 साल बाद जजमेंट तो आ चुका है, दोषियों को सजा भी दी जा चुकी है, पर पीड़िताओं के लिए क्या यह न्याय है, यह सोचना भी जरूरी है। और जब तक सही में न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम प्रश्न पूछते रहेंगे